टिल 1914। स्टूडेंट्स, सोशलिस्ट लोग 1914 तक यूरोप में कहीं भी गवर्नमेंट बनाने में सक्सीड नहीं हुए। मीन्स वो कहीं पे भी यूरोप में सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए। सोशलिस्ट लोगों की 1914 तक यूरोप में कहीं भी सरकार नहीं बनी। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी उनके बारे में, हालांकि जो उनके विचार थे किसके, सोशलिस्ट लोगों के, वो लेजिस्लेशन को शेप करते थे। लेजिस्लेशन होता स्टूडेंट्स कानून बनाना। कानून बनाने में सोशलिस्ट लोगों के विचारों का सहारा लिया जाता था। मीन्स उनके आइडियाज़ को काफ़ी प्रेफरेंस या महत्व दिया जाता था, लेकिन वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं हुए। और गवर्नमेंट कंटिन्यूड, लगातार कौन चलाते रहे यूरोप में, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल। इवेंट ऑफ पेरिस कम्यून। पेरिस कम्यून की इवेंट के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। ये एक पॉपुलर अपराइजिंग था, एक बड़ा विद्रोह था। अपराइजिंग होता है रिवोल्ट। और ये स्टूडेंट्स मार्च से लेकर के मई 1871 के बीच में फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुआ था। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में मार्च से मई 1871 के बीच में जो एक पॉपुलर अपराइजिंग हुआ, एक बड़ा रिवोल्ट या विद्रोह हुआ, उसी को बोलते हैं पेरिस कम्यून। इस रिवोल्ट के दौरान स्टूडेंट्स पेरिस शहर की जो काउंसिल थी, मीन्स उसकी जो गवर्नमेंट थी, उसको आम लोगों ने अपने हाथ में ले लिया था। पीपल ने चुनी हुई सरकार को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया और गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लिया। तो पेरिस शहर की टाउन काउंसिल या उसकी परिषद को जब लोगों ने अपने हाथ में ले लिया तो उसी इवेंट को बोलते हैं पेरिस कम्यून। तो काउंसिल को स्टूडेंट्स फ्रेंच लैंग्वेज में कम्यून बोलते हैं। जैसे हमारे शहर का प्रशासन कुछ इलेक्टेड लोग चलाते हैं, जिनको हम चुनते हैं, तो उसी तरीके से पेरिस में भी आपके जो टाउन काउंसिल थी, जो शहर की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसी को काउंसिल बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसको चुने हुए लोग चला रहे थे, लेकिन पीपल ने उन चुने हुए लोगों को हटा दिया और अपनी खुद की गवर्नमेंट बना दी। उसको बोलते हैं पीपल्स गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट किससे बनी थी स्टूडेंट्स? ये बनी थी वर्कर्स, ऑर्डिनरी पीपल, मीन साधारण लोगों से। प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल लोग थे, अपने प्रोफेशन से प्यार करते थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी इसमें शामिल थे। ये स्टूडेंट्स फ्रेंच स्टेट की पॉलिसीज़ के खिलाफ था पेरिस कम्यून का अपराइजिंग। मीन फ्रेंच स्टेट ने, फ्रांस की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ या नीतियाँ लोगों के खिलाफ बना दी थी, जिससे लोग उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने पेरिस कम्यून जैसी घटना को अंजाम दिया। गवर्नमेंट की ट्रूप्स ने, ट्रूप्स होते स्टूडेंट्स सेना ने, पेरिस कम्यून को क्रश कर दिया, मीन्स उसको दबा दिया। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सोशलिस्ट लोगों ने पेरिस कम्यून की घटना को एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के जश्न के रूप में मनाया। मीन सोशलिस्ट लोग इस चीज़ का क्रेडिट खुद ले रहे थे कि पेरिस कम्यून की जो इवेंट हुई है वो हमारी वजह से हुई है, और वो इसको सोच रहे थे कि सोशलिज्म धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, मीन्स उनके विचारों को ताकत मिल रही है। पेरिस कम्यून की लेगेसी क्या थी स्टूडेंट्स? उसकी मीन्स विरासत क्या छोड़ गया पेरिस कम्यून अपने पीछे, कौन सी? एक तो इसकी लेगेसी थी स्टूडेंट्स रेड फ्लैग, और दूसरी लेगेसी थी इसकी मार्सिले। रेड फ्लैग स्टूडेंट्स पेरिस कम्यून के दौरान यूज किया गया, जो लाल झंडा था। ये वैसे वर्कर्स का फ्लैग था, लेकिन इस वर्कर्स के फ्लैग को पेरिस कम्यून के दौरान कम्युनार्ड्स ने, मीन्स रिवॉल्यूशन करने वाले रिवॉल्यूशनरीज ने अडॉप्ट किया। वैसे तो नॉर्मली रेड फ्लैग वर्कर्स का होता था, लेकिन पेरिस कम्यून के दौरान इस रेड फ्लैग को किसने स्वीकारा या थामा? कम्युनार्ड ने। कम्युनार्ड किसको बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज में जो क्रांतिकारी होते हैं, रिवॉल्यूशनरी होते हैं, उनको बोलते हैं कम्युनार्ड। तो पहली लेगेसी या विरासत पेरिस कम्यून का छोड़ गया? वर्कर्स का रेड फ्लैग। और दूसरी लेगेसी क्या थी स्टूडेंट्स पेरिस कम्यून की? वो थी मार्सिले। मार्सिले स्टूडेंट्स फ्रांस का नेशनल एंथम है, और ये 1792 में लिखा गया था। रॉजर्ट द लाइल ने लिखा था। आपने पिछली बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसके बारे में पढ़ा है। ये स्टूडेंट्स मार्सिले सिंबल बन गया था पेरिस कम्यून का, और इसके साथ साथ
जो लिबर्टी के लिए मीन्स आज़ादी के लिए स्ट्रगल चल रहा था उसका सिंबल भी ये बन गया था। तो मार्सिले वैसे तो फ्रांस का नेशनल एंथम है, लेकिन पेरिस कम्यून के दौरान लोगों ने इसको कम्यून और लिबर्टी के लिए स्ट्रगल का सिंबल बना दिया। तो मार्सिले और उसके साथ साथ में वर्कर्स का रेड फ्लैग, ये दो लेगेसी थी पेरिस कम्यून की। सोशलिस्ट लोगों ने स्टूडेंट्स रशिया में गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ली थी अक्टूबर 1917 की रिवॉल्यूशन के बाद। तो ये ध्यान रखें कि अक्टूबर 1917 की रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में किसकी गवर्नमेंट आई? सोशलिस्ट लोगों की। रशियन रिवॉल्यूशन स्टूडेंट्स, वैसे तो रशिया में 3 रिवॉल्यूशन हुई है, 1905, 1917 फरवरी और अक्टूबर 1917। एक बार फिर बताता हूँ, 1905 में एक रिवॉल्यूशन रशिया में हुई, उसके बाद फरवरी 1917 में, उसके बाद फिर अक्टूबर 1917 में। लेकिन रशियन रिवॉल्यूशन 2 ही इवेंट को बोला जाता है, एक तो 1917 की जो फरवरी में रिवॉल्यूशन हुई और दूसरी जो अक्टूबर 1917 में रिवॉल्यूशन हुई, उन्हीं को रशियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है स्टूडेंट्स कि रशिया में मोनार्की कब गिर गई थी, मीन्स किंग का रूल, राजा का रूल कब खत्म हो गया था? तो किंग का रूल खत्म हो गया था फरवरी 1917 की रिवॉल्यूशन के बाद। रशियन एम्पायर के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। रशियन एम्पायर 1914 में कैसा था, मीन्स जो रशिया का साम्राज्य, जार निकोलस सेकंड करेंगे यहाँ पे। तो 1914 में रशिया पे जार निकोलस सेकंड का रूल था। रशियन एम्पायर के कौन कौन से पार्ट्स थे स्टूडेंट्स? रशियन एम्पायर में जो आज रशिया की कैपिटल मॉस्को है उसके आसपास की टेरिटरी, मीन्स उसके क्षेत्र आते थे आसपास के मॉस्को के, और फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, पैसिफिक ओशन तक भी रशियन एम्पायर फैला हुआ था, और सेंट्रल एशियन स्टेट बीसी के पार्ट थे। इसके साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये सभी रशियन एम्पायर के पार्ट थे। ये मैक्सिमम कंट्री यूरोप के हैं स्टूडेंट्स। मेन रिलीजन कौन से थे रशिया में 1914 में? मेन रिलीजन था रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। और ये कहाँ से ग्रोन आउट हुआ था, कहाँ से निकला था ये रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कि रशिया का मेन रिलीजन था? ये आया था स्टूडेंट्स ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से। दूसरे रिलीजन कौन से थे या रिलीजियस ग्रुप कौन थे रशिया में स्टूडेंट्स? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट स्टूडेंट ये क्रिश्चियनिटी के ही मीन्स ईसाई धर्म के 2 पार्ट हैं, और मुस्लिम और बुद्धिस्ट के बारे में आप जानते ही हैं।